नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 6 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 मई और 6 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज कर ले तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के डॉक्टर अक्षय आहूजा को विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर की मधु थॉमस को फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भोपाल से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरिडा कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट है। यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से मधु थॉमस को सम्मानित किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल से है। और अभी हाल ही में देखिए भोपाल के जो समय श्रीवास्तव है और अयान खान है, ठीक है, तो इन दोनों का ओमान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टीम में चयन हुआ है। और आवेश खान हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर, इनका जो चयन है वो भारतीय T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम की रिजर्व लिस्ट में हुआ है, ठीक है। और समय श्रीवास्तव, इनका भी रिजर्व लिस्ट ओमान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिजर्व लिस्ट में समय श्रीवास्तव का चयन हुआ है। और अयान खान तो ऑलराउंडर है, ये दूसरी बार ओमान से T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और लतीफ़ अनवर जो है ये हमारे मध्य प्रदेश हॉकी टीम के प्लेयर रहे हैं, बाद में चलकर पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन भी बने थे। और अप्रैल 2024 में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? वृद्धि दर में मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। और अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश में 30% वृद्धि देखी गई है जीएसटी राजस्व में। जीएसटी कलेक्शन में बात करें तो कलेक्शन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, कर्नाटका दूसरे स्थान पर है और गुजरात तीसरे स्थान पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कलेक्शन कहाँ पर हुआ है जीएसटी का? ये महाराष्ट्र में हुआ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है और तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे नंबर पर यूपी है, ठीक है। यूपी चौथे नंबर पर है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है। और संदेश ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में और एक है कहाँ पर? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी, ठीक है। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से ही संदेश ऐप की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो ये 2 मई 2024 को की गई है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई? 2 मई 2024 को की गई है। इसकी शुरुआत कितने पुलिस स्टेशन से की है? 4 पुलिस स्टेशन से की है, ठीक है। ग्वालियर के 4 पुलिस स्टेशन से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है। वो कौन कौन से हैं? एक तो विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन और एक इंदरगंज पुलिस स्टेशन, एक कंपू पुलिस स्टेशन और एक पड़ाव पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इन 4 पुलिस स्टेशन से संदेश ऐप की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा। तो देखिए न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने, समय पर समन मिलने, केस से जुड़ी जानकारी सुलभ तरीके से मिलने और गवाहों को प्रभावित किए जाने की समस्या के समाधान के रूप में न्यायालय संदेश ऐप तैयार करवा रहा था, जो अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। और इस एक प्रयोग की शुरुआत है वो ग्वालियर से की गई है। इसके लिए ग्वालियर के 4 थाने चुने गए हैं। कौन कौन से? एक तो विश्वविद्यालय थाना, इंदरगंज थाना, कंपू थाना, पड़ाव थाना चुना गया है। इस ऐप में मामले से जुड़े जांच अधिकारी के द्वारा एक ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें अधिवक्ताओं से लेकर गवाहों तक सभी को जोड़ा जाएगा। और संदेश ऐप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए हाईकोर्ट का यह नवाचार करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि कोर्ट में अक्सर देखा जाता है कि समन नहीं मिलने का बहाना लगाकर गवाह कोर्ट में नहीं पहुँचते हैं। कोर्ट में किसी मामले में क्या चल रहा है इसकी जानकारी उस मामले से जुड़े लोगों को ही समय पर नहीं मिल पाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मामले से जुड़े गवाहों को धमकाया या प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, वह लोग जांच अधिकारी तक अपनी समस्या को नहीं पहुंचाते हैं। इससे होता यह है कि मामले के ट्रायल जो है वो लंबित हो जाते हैं। और इस समस्या से बचने के लिए हाईकोर्ट ने यह नवाचार शुरू किया है जिसमें एक ऐप के माध्यम से किसी मामले से जुड़े सभी आवश्यक लोगों को जोड़ दिया जाएगा और मामले की एक एक गतिविधि को यहाँ अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की किस बेंच के आदेशानुसार विवाह के बाद पुरुष की पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा? ये फैसला किसने सुनाया है? जस्टिस GS आहूलीवालिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की बेंच के आदेशानुसार विवाह के बाद पुरुष के पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। देखिए, इसे मैरिटल रेप भी कहा जाता है। ठीक है, मैरिटल रेप क्या होता है? अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है। लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। हमारे देश में इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इसमें एक एज फैक्टर डाल दिया गया है 15 साल। ठीक है, 15 साल के ऊपर अगर कोई विवाहित महिला के साथ उसका पति अगर बिना सहमति के सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो वह मैरिटल रेप में तो आता है, लेकिन उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और जो 15 साल से नीचे की विवाहित महिलाएं हैं, अगर उनके साथ उनके पति अगर उनकी बगैर सहमति से सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो वो मैरिटल रेप में आता है और उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। और अभी ये फैसला किसके द्वारा सुनाया गया है? जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया के द्वारा सुनाया गया है। हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस विजय कुमार मलिमथ जी हैं। तो देखिए, विवाह के बाद पुरुष के पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। खासकर पति पत्नी के साथ रहने के दौरान पुरुष और कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे मामलों में पत्नी की असहमति महत्वहीन हो जाती है और यह आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सुनाया है। जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने इसी फैसले में पत्नी द्वारा पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त कर दिया है। फैसले में लिखा गया है कि यदि एक वैध पत्नी विवाह के दौरान अपने पति के साथ रह रही है तो किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जो कि 15 वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ कोई भी संभोग या यौन कृत्य दुष्कर्म नहीं होगा। और कोर्ट ने अपने फैसले में आईपीसी की धारा 376 को एकमात्र स्थिति में अपवाद बताया है जब कानूनी रूप से अलग होने के बाद या दूसरे किसी कारण से अलग रहने के दौरान पत्नी से यौन कृत्य करता है तो ज्यादती होगी। मैरिटल रेप की बात करें तो देखिए, मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। 2017 में भी मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं दिया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। और ये तर्क भी दिया गया है कि ये पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है। मैरिटल रेप को भले ही अपराध नहीं माना जाता, लेकिन अब भी कई सारी भारतीय महिलाएं इसका सामना करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक देश में अब तक भी 29% से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो पति की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में अंतर और भी ज़्यादा है। गाँव में तो 32% ऐसी महिलाएं हैं जो पति की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है और देखिए शहरों में इनकी संख्या 24% है। और देखिए इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ जी हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें हैं, ग्वालियर में और एक इंदौर में। तो ग्वालियर खंडपीठ में न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस विवेक रोसिया को नियुक्त किया गया है। ये हमारे देश की राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश की न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसके डायरेक्टर अभी कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सत्येंद्र सिंह की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। और ये कौन से लोकायुक्त हैं? तो 8वें लोकायुक्त है। ठीक है, 8वें लोकायुक्त है जस्टिस सत्येंद्र सिंह। अरविंद पनगड़िया की बात करें तो ये हमारे देश के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया जी। एम खानविलकर की बात करें तो ये अभी लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। हमारे देश के लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? एम खानविलकर। और हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस सत्येंद्र सिंह। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो इनको अभी हाल ही में नौसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। और इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल जो है वो उज्जैन में स्थापित किया गया है। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी भी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उज्जैन में स्थापित की गई है। और देखिए भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगलोर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत का 3D तारामंडल कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद तारामंडल है, मंगलोर में है। ठीक है, मंगलोर के पीलीकुला में स्वामी विवेकानंद तारामंडल भारत का पहला 3D तारामंडल है और यह पीलीकुला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा बनाया गया है।
और उज्जैन में वसंत विहार स्थित तारामंडल में 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे अपडेशन का कार्य अब पूरा हो चुका है और करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य किया गया है। दर्शक तारामंडल के शो को एक्टिव 3D 4K रेजोल्यूशन तकनीक के साथ देख पाएंगे और इस अपडेशन के साथ 2013 में बना यह तारामंडल हमारे मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल बन गया है। और यह तारामंडल देखिए 4 मई, ठीक है, 4 मई 2024 को नागरिकों के लिए खुल गया है। कल का हमारा क्वेश्चन था 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो ये प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है विश्व पृथ्वी दिवस की थीम। और ये कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को मनाया गया है। और देखिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर बनाई गई है? दिल्ली में। किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये CSIR के द्वारा, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। और बात करें यहाँ पर CSIR की, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? तो ये NLSLV है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में एक यूरेशियन ओटर यानी उद बिलाव को रेडियो टैग किया गया है? यानी उसके अंदर एक चिप लगाई गई है जिससे उसकी लोकेशन को टैग किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आपको अप्रैल 2024 की जो PDF है वो शेयर कर दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। और डेली क्विजेस भी होते हैं इस पर, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वहाँ आप क्विज भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और देखिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।